हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन आपके लिए एक और नया लेक्चर लेके आए हैं फिजिक्स का। ठीक है, आज अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारी बातें कर ली थी। फिर अपन बात कर रहे थे भौतिक राशियों के बारे में, तो उसी को ही आगे आज कंटिन्यू करते हैं। भौतिक राशियाँ आपकी क्या होती है? आपने भौतिक राशियों की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। यस सर, ठीक है। अब बहुत इस यूनिवर्स के अंदर आपकी बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। पर अपन ने मेनली भौतिक राशियों को 3 भागों में डिवाइड किया है। पूर्णतः व्यक्त करने वाले अपने जो गुण हैं भौतिक राशियों के, उनके आधार पर उन्हें अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में, ठीक है। और वो 3 भाग कौन कौन से अपन आज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें अपन, तो सबसे पहला होता है अदिश राशियाँ, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ जाएगी, बस अभी आप सुन लीजिए इसको। एक होती है आपकी अदिश राशि, ठीक है। एक होती है आपकी सदिश राशि, एक होती है आपकी अदिश राशि, एक होती है आपकी सदिश राशि और एक होती है आपकी परदिश राशि। कितने प्रकार की राशियाँ डिफाइंड है हमारे पास? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अदिश राशि, सदिश राशि और परदिश राशि, ठीक है ना। अब देखना है ध्यान से, बहुत ही केयरफुली सुनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अदिश राशि की। किसकी बात करेंगे? अदिश राशि की। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। उससे पहले अपन एक बात करते हैं, आपसे आपका वजन पूछा जाए तो आप क्या बताते हो कि सर मेरा वजन है 40 किलोग्राम। इसके ऊपर अपन ने बात कर ली थी पहले ही, ठीक है। जो इसमें 40 होता है, ये आपका ये आगे वाला जो भाग होता है, इसको अपन बोलते हैं परिमाण। इसकी बात अपन ने बहुत अच्छे से कर रखी है। इसको अपन क्या बोलते हैं? परिमाण। क्या बोलते हैं बेटा? परिमाण। और जो ये आगे वाला जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। तो ये वाला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं परिमाण, और जो बाकी का जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मात्रक। ये अपन ने बात पहले ही कर रखी है। तो आगे अपन बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से अपन देखेंगे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं अदिश राशियाँ। कौन सी राशियाँ शुरू करते हैं? अदिश राशियाँ, ठीक है। सबसे पहले कौन सी राशियाँ शुरू करते हैं अपन? अदिश राशियाँ। तो आप हेडिंग डाल लेना, साथ साथ में आपको लिखना भी है। मैं बोलता जाऊंगा तो आप साथ साथ में उसको लिख लेना अपनी कॉपी में, अदिश राशियाँ, क्योंकि सारा बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। स्केलर क्वांटिटीज। क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्केलर क्वांटिटीज। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती? दिशा की। इसका मतलब अदिश राशियों के अंदर आपका क्या क्या होता है? परिमाण होता है, यस सर। प्लस में क्या होती है? मात्रक होता है। मात्रक नहीं हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज़ें होती है, लेकिन दिशा नहीं होती, ठीक है ना। दिशा नहीं होती, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए अपन मेनली 3 चीज़ों का यूज करते हैं, परिमाण, मात्रक व दिशा, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है। साथ साथ में लिखते चलेंगे बेटा, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे आपसे मैं पूछूं
फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं आपका भार क्या है, ठीक है, और आप बोलो कि सर 40 किलोग्राम है मेरा वेट, कितना है 40 केजी। तो अब आपने ऐसे थोड़ी बताया है कि सर 40 किलोग्राम है पूर्व दिशा से, दिशा का आपने यूज नहीं किया। तो इसके अंदर केवल और केवल क्या है, ये परिमाण है और ये क्या है इसका मात्रक। अपन ने इसके अंदर दिशा नहीं बताई। अगर आपसे पूछे कि आपका वजन क्या है तो आप यही तो बताओगे 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। कभी भी अपन दिशा के साथ थोड़ी बताते हैं कि सर ऊपर से 40 किलोग्राम है, ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलते, नहीं बोलते ना। इसका मतलब जो आपका भार है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि। आपका जो द्रव्यमान है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल भार। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, केवल और केवल परिमाण और मात्रक की, दिशा की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। वो राशियाँ क्या कहलाती है, वो राशियाँ कहलाती है अदिश राशियाँ। क्या कहलाती है, अदिश राशियाँ। अब अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा होती नहीं है, तो डायरेक्ट आप व्यक्त कर दो 2 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम, ये सारी क्या है, अदिश राशियाँ। इनको आपने दिशा के साथ में नहीं दिखाया। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे आपने बात करी थी, याद करो, चाल की, तो मैंने आपको क्या कहा था, और एक आपने बात करी थी दूरी की। तो आपसे मैं बोलूँ, ठीक है, चाल और दूरी दोनों कौन सी राशियाँ बताई थी मैंने आपको, अदिश राशियाँ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूल आपके घर से कितने किलोमीटर है, तो आप क्या बोलोगे, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यही तो बताते हो कितना दूर है। तो आप क्या बताते हो कि इतना किलोमीटर दूर है। आप ये थोड़ी बताते हो कि इतना किलोमीटर दूर है पूर्व दिशा से, इतना किलोमीटर दूर है पश्चिम दिशा से, ऐसा तो अपन नहीं बताते, ठीक है ना। जैसे आपके घर में आपके किचन से लेके आपका जो कमरा है, आपका जो स्टडी रूम है, उससे पूछा जाए कि उसके बीच में दूरी कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, ऐसे ही तो बताओगे। ऐसे थोड़ी कहोगे कि 50 मीटर उत्तर दिशा से। तो दूरी हमेशा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। और दूरी के साथ ही अपन ने किसकी बात करी थी, चाल की, तो वो भी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। इसी के साथ अपना समय भी कौन सी राशि होता है, अदिश राशि। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, भार, दूरी, चाल, ठीक है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं सदिश राशियों की। किसकी बात करेंगे, सदिश राशियों की। तो हर एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो अपन हम बात करेंगे सदिश राशियों की। यहाँ पे आपका क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है सदिश, मतलब अगर इसको देखोगे आप तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि दिशा को साथ में लेना है, यही तो पता चल रहा है। तो इसके अंदर परिमाण भी होता है, आपका परिमाण भी होता है, मात्रक भी होता है, और आपकी क्या भी होती है, दिशा, ठीक है। परिमाण भी होता है, मात्रक भी होता है, और दिशा भी होती है। तो डेफिनेशन बनाएंगे, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक व दिशा तीनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। क्या बोला मैंने, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक व दिशा तीनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। कौन सी राशियाँ कहलाती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। आपको परिमाण भी चाहिए, आपको मात्रक भी चाहिए, और आपको क्या भी चाहिए, दिशा भी चाहिए। तो ऐसी भौतिक राशियाँ
जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक व दिशा तीनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। एग्जाम्पल अभी बात करते हैं, जैसे आपके घर में एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, और आपके पापा बोले कि आप गाड़ी को क्या दीजिए, धक्का दीजिए। तो आप ये उनसे पूछोगे ना कि धक्का आगे से देना है या पीछे से देना है। धक्का क्या है, एक प्रकार का बल ही तो है, हाँ है ना। तो आपने इसके अंदर दिशा के बारे में पूछा कि पापा धक्का आगे से देना है या पीछे से देना है। इसका मतलब आपने किसको इंक्लूड किया है यहाँ पे, डायरेक्शन को। किसको इंक्लूड किया है, डायरेक्शन को। समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक व दिशा तीनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। सदिश राशियों के अंदर अपन दिशा का बोध करवाते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया बल का, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि ये कार इतने मीटर पर सेकंड के वेग से इस दिशा में जा रही है, तो आपने क्या किया, दिशा का बोध करवाया कि नहीं करवाया, करवाया है। जब अपन वेग की बात करते हैं तो वेग कौन सी राशि हो जाता है, सदिश राशि। आप यही तो बोलते हो कि कार इतने वेग से इस दिशा में जा रही है, ठीक है ना। तो वेग के साथ क्या आती है, दिशा आती है, ठीक है। बल के साथ भी क्या आती है, दिशा। तो ये दोनों कौन सी राशियाँ हो जाएगी, सदिश राशियाँ। तो अपन ने क्या बात करी, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक व दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। ओके बेटा, एग्जाम्पल भी अपन ने बात कर लिया। अब इसको आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, सदिश को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ठीक है ना। सदिश को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो सदिश को निरूपित करने का जो साइन है, सदिश चिन्ह, ठीक है। सदिश जो चिन्ह होता है वो हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से, तीर के निशान से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तीर के निशान से, ठीक है। ये जो तीर की जो लंबाई होती है, तीर की जो लंबाई होती है, तीर की जो लंबाई होती है वह सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करेगी, सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये आगे वाला जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं हेड, ठीक है बेटा। और जो ये पीछे वाला जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। आगे वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, सिर। जहाँ पे तीर का निशान लगा होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, हेड। और जो पीछे वाला जो भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, जहाँ से आपका तीर शुरू होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, टेल। समझ में आ गया। तो अगर किसी भी राशि के ऊपर ये तीर का निशान लग जाए तो वो राशि क्या बन जाती है, सदिश राशि बन जाएगी। और अगर किसी भी राशि के ऊपर ये तीर का निशान नहीं है तो वो आपकी राशि कौन सी है, अदिश राशि। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ए बी दे रखा है आपको, तो यहाँ पे ए कौन सी राशि है, सदिश राशि। क्योंकि जिस राशि के ऊपर तीर का निशान लग जाता है वो राशि कौन बन जाती है, सदिश। और जिसके पास तीर का निशान अभी नहीं है वो कौन सी राशि है फिर, अदिश। समझ में आ गया। तो किसी भी राशि के ऊपर अगर आपका तीर का निशान लग जाता है तो वो राशि क्या बन जाती है, सदिश। और अगर तीर का निशान नहीं है तो वो राशि आपकी क्या है, अदिश। सदिश का किससे निरूपित करते हैं, एक तीर के निशान से निरूपित करते हैं। जो तीर के निशान का जो आगे का जो भाग होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है, सिर, हेड। और जो पीछे का जो भाग होता है ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, टेल, पूंछ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और जो इस तीर की जो लंबाई है, ये तीर की लंबाई किसको प्रदर्शित करती है, सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो किसी भी सदिश को निरूपित करने के लिए अपन एरो के साइन का यूज करते हैं, ठीक है। एरो का जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
ठीक है। और जो आगे वाला भाग है वो क्या है, हेड, और जो पीछे वाला भाग है वो आपका क्या है, टेल। तो आप उतार लीजिए इसको साथ साथ में फटाफट। ठीक है बेटा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि जैसे अपन ने एक आपका होता है कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जो आप कहाँ पढ़ के आए हो, 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, ठीक है ना। दोनों की बातें करेंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। आपके पास टोटल कितने एक्सेस होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास टोटल, वैसे तो आपको 2 एक्सेस पढ़ाए हैं, पर अभी अपने को पता है कि हमारे पास टोटल कितने एक्सेस होते हैं, 3। कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। कौन कौन से एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यह आपका हो गया एक्स, ठीक है। ये वाला जो एक्सेस है वो आपका हो गया वाई, और जो ये वाला जो आपका एक्सेस होता है ये हो गया जेड, ठीक है। अब ये जो है जेड, ये ऐसे टेढ़ा नहीं है, तिरछा नहीं है किसी भी कोण पे। अभी ध्यान से देखना, ये बोर्ड आपका 2D में है, ठीक है ना। और अपन जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 3D के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स तो आपका इसी डायरेक्शन में आ गया, वाई आपका ऊपर, और ये जो जेड है वो बाहर की ओर है। आप ध्यान से देखना, इस तरीके से है आपका ये, इस डायरेक्शन में तो ये आपका क्या है, एक्स है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका क्या है, ये वाई है, और जो ये आपका जेड है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये भी एक्स के भी लंबवत होता है और वाई के भी लंबवत होता है। जो आपका एक्स है वो तो इस दिशा में है, ठीक है ना। वाई आपका कहाँ है, ऊपर, और जो जेड आपका है वो लंबवत होता है बाहर की ओर, इस टाइप से। समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये आपका तिरछा नहीं है ऐसे, ठीक है ना। ये बोर्ड के अंदर अपन ऐसे बाहर वाले को निरूपित नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको ऐसा तिरछा बनाते हैं, बल्कि ऐसा तिरछा होता नहीं है, ये इस टाइप से है आपका, ठीक है। ये आपका जेड है, ये आपका एक्स है, और ये आपका क्या है, वाई है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला जो भाग है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, ठीक है। ये क्या हो गया, वाई, और जो जेड है वो ऐसे लंबवत है इन दोनों के, ठीक है ना, बाहर की ओर। तल से लंबवत बाहर या अंदर की ओर होता है, ये तिरछा नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, एक्स, ये क्या कहलाता है, वाई, और ये आपका क्या हो गया फिर, जेड। ये जेड आपका कैसे है, ऐसे लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। बनाया क्यों नहीं, क्योंकि ये लाइन आपको दिखेगी कैसे, कैसे बनेगी हवा में, ठीक है ना। ये वाला जो तल है, इस तल को अपन बोलते हैं एक्स वाई तल। क्या बोलते हैं, एक्स वाई तल, ठीक है ना। ये वाला जो तल है ये किस किस से मिलके बना है, वाई और जेड से, तो इसको क्या बोलेंगे, वाई जेड तल। क्या बोलेंगे, वाई जेड तल। और इसी प्रकार से ये वाला जो तल है, ठीक है, ये किस किस से मिलके बना है, एक्स और जेड से, तो इसको अपन बोलेंगे एक्स जेड तल। क्या बोलेंगे, एक्स जेड तल, ठीक है ना। ये जो आपका होता है जहाँ पे तीनों, इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। ये तो पढ़ के आए हो आप। इसके निर्देशांक कितने कितने होते हैं, 0 0 0, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कार्तीय निर्देशांक पद्धति जो आपने अभी तक पढ़ रखी है। अब अपन इसी के अंदर ही वेक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। मैं पूछूँ आपसे, एक्स व वाई के मध्य कोण, एक्स व वाई के बीच का कोण, अभी आपने बात करी थी कि ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका होता है जेड, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो ध्यान से बताओ, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो आपका कोण है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो एक्स व वाई के बीच का जो कोण है आपका, वो आपका थीटा इक्वल टू कितना आता है, 90 डिग्री। आपको सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही होगी, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक्स, यहाँ पे आपका क्या हो गया, वाई,
तो ध्यान से अभी देख के बताओ आप, इसके बीच में कोण कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। तो अपन ने 90 डिग्री ही लिखा है। फिर देखना ध्यान से, अपन बात करते हैं वाय व, ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है बेटा आपके, वाय व जेड के मध्य कोण, वाय व जेड के मध्य कोण। अब ध्यान से देखना, यह आपका एक एक्स था, यह आपका वाई है, और यहाँ पे आपका था जेड। तो ये हो गया वाई और जेड। वाई और जेड के बीच में कोण देखो कितना बन रहा है, इसमें भी तो 90 डिग्री बन रहा है, हाँ या ना? ये आपका क्या है? वाई, और ये आपका क्या है? जेड। तो इन दोनों के बीच का कोण देखो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो वाई और जेड के बीच में भी कोण कितना है आपका? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अब कौन सा बच गया? जेड व एक्स के मध्य कोण, जेड व एक्स के मध्य कोण। तो जेड व एक्स के मध्य कोण की अगर अपन बात करेंगे तो वो भी कितना डिग्री आएगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे सर? बहुत ही ध्यान से फिर से देखेंगे। ये आपका y, ये आपका x और ये आपका z। तो ये नीचे वाला जो है, ये वाला क्या है? z, और ये वाला क्या है? इधर वाला x। तो इन दोनों के बीच का कोण अगर अपन ऐसे देखेंगे तो ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये सारे कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ओके बेटा, ये बात हमें समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि x व x के मध्य कोण बताओ, x व x के मध्य कोण, इसका मतलब एक x ये रहा, ये वाला एक x कौन सा है? ये वाला, और दूसरा x भी इसी डायरेक्शन में क्या हो गया? ये वाला। तो ये तो दोनों एक ही दिशा में है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है, और जब समांतर होते हैं तो कोण कितना डिग्री हो जाता है? 0 डिग्री। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जब दो समांतर रेखाएं आप खींचते हो तो उनके बीच का कोण कितना होता है? पहला x ये रहा और दूसरा x इसी के ऊपर है, तो इनके बीच कोण कितना दिख रहा है क्या? कोण कुछ? कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं कट करती है, हाँ या ना? कट करेगी तभी तो कोण बनता है। अब ये कट कर ही नहीं रही है, तो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? ऊपर ही है जस्ट, ठीक है। इनके तो जो आपके कट वाले पॉइंट है वो कितने आ रहे हैं? अनंत। तो कोण कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। तो x व x के मध्य कोण आपका कितना डिग्री हो गया? इसको नाम दे दिया आपने θ1, 0 डिग्री। इसी प्रकार y व y के मध्य कोण बताओ, वो भी कितना आएगा? 0 डिग्री। y व y के मध्य कोण θ2 भी कितना आएगा आपका? 0 डिग्री, ठीक है बेटा। y आपका किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में आपने और ले लिया, तो कोण कितना हो गया आपका? 0 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार अब आपको समझ में आ गया होगा, z व z के मध्य कोण की मैं बात करूं, z व z के मध्य कोण की मैं बात करूं, तो वो भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यह आपकी बात हो गई तीनों, ठीक है। अब आपने x व y के मध्य देख लिया, y व z के मध्य देख लिया, z व x के मध्य देख लिया, x व x के मध्य देख लिया, y और y के मध्य देख लिया। अब आपने z और z के मध्य भी देख लिया। अब ध्यान से देखेंगे, ये x है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर आप क्या बनाते हो? -x। यह आपकी क्या होती है? -x होती है कि नहीं होती? इसी प्रकार यह आपकी y है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप यहाँ नीचे क्या बनाते हो? -y। और यह आपका z है, तो इसके लंबवत ये अंदर की ओर है, तिरछा नहीं है। मैंने आपको कई बार कह दिया है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो यह आपका क्या हो गया? -z। क्या हो गया? -z। अब देखो, इसी के बाद में अगर आपसे और कुछ पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा x और -x के बीच में कोण बताओ, x व -x के मध्य कोण, x व -x के मध्य कोण। तो वापिस से मान लो मैंने यहाँ पे θ1 माना, तो वो कितना आएगा? ध्यान से बताओ जरा, x किधर है? इधर है, और -x किधर है? इधर। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? ये 180 डिग्री।
एक सरल रेखा पे कोण कितना बनता है 180 डिग्री। ये क्या है x और ये क्या है -x, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। तो θ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं y व -y के मध्य कोण बताओ, y व -y के मध्य कोण बताओ, तो वो भी कितना आएगा बेटा 180 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री। ध्यान से सुनते जाना भाई। और जो लास्ट आपका बच गया z व -z के मध्य जो आपका कोण आने वाला है, z व -z के मध्य जो आपका कोण आने वाला है, ठीक है, वो भी आपका कितना डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये अपन ने सारी बात कर ली। x और y के बीच में देख लिया, x और x के बीच में देख लिया, x और -x के बीच में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए जाएंगे तब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत रहने वाली है नहीं। तो x व y के मध्य आपने कोण देख लिया, y व z के बीच में आपने कोण देख लिया, z व x के बीच में आपने कोण देख लिया। अब जब अपन वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में क्या ध्यान से रिप्रेजेंट करेंगे, जो x वाली जो डायरेक्शन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, आई कैप जे कैप। और इसकी मैं बात अपन पूरा खोल के ऑपरेशन करेंगे इसका, अभी आप सुन लो। x डायरेक्शन में होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। y डायरेक्शन जो होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से। और जो z जो डायरेक्शन होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, ठीक है ना। जब वेक्टर की बात आती है ये एक मानक स्टैंडर्ड पद्धति है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप x में आई कैप ही लो, अपन x में जे कैप भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। पर आपकी बुक्स है जो स्टैंडर्ड आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें x में क्या लेके चलते हैं आई कैप, y में क्या लेके चलते हैं जे कैप, और z में क्या लेके चलते हैं के कैप। इसका मतलब x डायरेक्शन में कौन है आई कैप, y डायरेक्शन में कौन है जे कैप, z डायरेक्शन में कौन है के कैप, ठीक है। तो हम ध्यान से बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि x की जगह जब वेक्टर की बात होगी तो x की काम कौन कर रहा है आई कैप, y का काम कौन कर रहा है जे कैप, और z का काम कौन कर रहा है के कैप। जब अपन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो x का काम कौन कर रहा है आई कैप, y का काम कौन कर रहा है जे कैप, और z का काम कौन कर रहा है के। बस आपको यहाँ से याद रख लेना है। तो जहाँ जहाँ आपको ये आपने उतार ही लिया, इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप आई कैप रख दीजिए, जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ पे आप जे कैप रख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया जे कैप। इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या रख दोगे आई कैप और यहाँ पे आप क्या रख दोगे जे कैप। ओके बेटा, तो इसी टाइप से यहाँ भी कर देंगे अपन। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे आई कैप, जहाँ जहाँ y था वहाँ क्या क्या जे कैप, जे कैप, के कैप, के कैप और आई कैप। क्योंकि x की जगह क्या है आई कैप, y की जगह क्या है जे कैप और z की जगह क्या है के कैप। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आई कैप और यहाँ भी क्या आ जाएगा आई कैप, यहाँ क्या आ जाएगा जे कैप, यहाँ भी क्या आ जाएगा जे कैप, यहाँ क्या आ जाएगा आपका के कैप और यहाँ के कैप। इसी टाइप से यहाँ भी आई कैप, यहाँ भी आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ आपका के कैप और यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा के कैप। तो इस तरीके से ये आपके एक्स वाई जेड जो अपन ने पढ़ा था उनको अपन ने आई कैप, जे कैप और के कैप के अंदर रूपांतरित कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितना होता है, जे कैप और के कैप के बीच का कोण कितना होता है, के कैप और आई कैप के बीच का कोण कितना होता है, आई कैप और आई कैप के बीच का कोण कितना होता है, आई कैप और माइनस आई कैप के बीच का कोण आपका कितना होता है। ठीक है बेटा, तो बस आपको एक पहले एक्स वाई जेड को ध्यान से समझो, फिर एक्स की जगह क्या प्लेस करो आई कैप, वाई की जगह क्या करो जे कैप और जेड की जगह क्या कर दो
के कैप। तो आपको एक भी सिंगल डाउट रहने वाला नहीं है। तो इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप जो आपको आज पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप डेली पढ़ के आइए, उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ाया जाता है वो पूरा समझ में आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है फिजिक्स के अंदर, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली भी है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।